हाजिर खिदमत। और रोजाना की तरह आज भी हम दिन की 5 अहम और बड़ी और खास खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे 5 के पंच में। और इस हवाले से जिन 5 खबरों का आज हमने इंतखाब किया है, ये खबरें आज दिन भर चर्चा में रही है, ज़ेर बहस रही है और काफी अहमियत की हामिल भी हैं। और इन 5 खबरों में सबसे पहले आपको ले चलते हैं जम्मू, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज मीडिया से बात कर रहे थे। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा लोकसभा इंतखाबात के हवाले से जो सीट शेयरिंग का मामला था उस पर आज लबकुशाई की और इस मसले को हल करने की बात कही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सीट शेयरिंग का मसला काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, दोनों ऐसी जमातें हैं जो रीजनल फोर्सेस हैं, रीजनल ताकतें हैं, जिनका एक कार्डर है, कार्डर बेस्ड जमातें हैं। लेकिन इन दोनों जमातों को इंडिया अलायंस के अंदर जगह मिली है और इंडिया अलायंस के अंदर क्या ये सीट शेयरिंग करने में कामयाब हो जाते हैं और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो नुक्ते नजर है वो हम डिटेल्ड 5 के पंच में आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको नाज़रीन याद होगा कि मरकजी वजारत तालीम की जानिब से एक हुक्मनामा या गाइडलाइंस जो है वो मुरतब की गई है कोचिंग सेंटर्स के विजाविज। यानी अब मरकजी सरकार की जानिब से यह कहा गया है कि अब 16 साल तक के उम्र के जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनकी कोचिंग सेंटर्स के अंदर दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। यानी 16 साल तक का जो बच्चा है वो कोचिंग सेंटर नहीं जाएगा, उसको कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। और इस हवाले से यह बैकग्राउंड दिया गया है कि मुल्क के अंदर ऐसे बच्चों के खुदकुशी के वाक़ात बढ़ रहे हैं और ये दरअसल ये कोचिंग सेंटर्स का जो कल्चर है ये इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे बच्चों को दबाव भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये खतरनाक इकदाम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इस हवाले से मुतअद्दिद चीजें, गाइडलाइंस जो है वो कोचिंग सेंटर्स मालिकान के लिए रखी गई हैं, उस पर भी हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन उस पर सरकार के इस फैसले पर कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जीएन वार का क्या कुछ कहना है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, तीसरी खबर 5 के पंच की, आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान या पिछले कुछ वक्त के दौरान जो खुश्क साली जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, इस खुश्क साली के अंदर जहां पानी के जो सोर्सेज है या रिसोर्सेज हैं वो सुकड़ते जा रहे हैं, पानी की कमी वाक़ा हो रही है, आगजनी के वाक़ात बढ़ रहे हैं, चाहे शहरी आबादी हो या जंगलात। और इस हवाले से जंगलात के अंदर इन आग के वाक़ात पर कैसे काबू पाया जाए, इस हवाले से अब पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है महकमा जंगलात की जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विंग है उनकी जानिब से। और साथ ही साथ अब लोगों को जो जंगलात के नजदीक रह रहे हैं उन्हें कैसे मुतनबे किया जाता है, उन्हें क्या जानकारी दी जाती है, उन्हें क्या हिदायत दिए जाते हैं, 5 के पंच प्रोग्राम में डिटेल्ड आप तक यह खबर भी पहुंचाएंगे। नाज़रीन, हाउस बोट, खास तौर पर जो चूंट कॉल है या जिसे रिवर जहलिम हाउस बोट ऑनर्स की जो पुकार है वो एक बार फिर से आ गई है। और ये लोग कहते हैं कि उनका कारोबार खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए। क्या है मुकम्मल खबर वो भी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन डोडा के अंदर आज पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस का यह दावा है कि उन्होंने काफी कम कलील मुद्दत के अंदर ऐसे चोरों को धर लिया है जिन्होंने चोरी के वारदात अंजाम दिए। 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से इल्जाम है इन चोरों पर कि ये लोगों के मोबाइल फोन और कैश लूट लेते थे, स्नैच करते थे, छीन लेते थे। और उसके बाद पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार भी किया है। न सिर्फ वो इमलाक समेत, न सिर्फ वो फोन और कैश समेत, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो इस तरह से आज के 5 के पंच की ये 5 बड़ी अहम खबरें हैं जो हम आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान से जो उन्होंने राम मंदिर को लेकर दिया है, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर किया है। यह खबर क्या है? दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू के अंदर मौजूद थे और यहां जम्मू के जो मीडिया नुमाइंदे हैं उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कुछ सवाल पूछे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि
राम मंदिर से मुतालिक आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि राम हर किसी का है, राम हर जगह है, राम सिर्फ बीजेपी का और आरएसएस का नहीं है, अब राम हर किसी का है। उन्होंने कहा कि राम उस जगह पर भी है जहां पर मंदिर है, जहां पर राम का मंदिर बनाया गया, और राम उस जगह पर भी है जो इससे पहले बाकी मंदिर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि एक मखसूस जमात राम पर सियासत कर रही है, तो इस वजह से ये राम हर किसी का है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सीट शेयरिंग से मुतालिक भी बात की और उन्होंने कहा कि जब हम अपनी हम ख्याल जमातों के साथ बैठेंगे तो इस मसले पर बातचीत करके इस मसले को हल करेंगे। हम ख्याल जमात पीडीपी, हमें सीट शेयरिंग के मसले के हल में कोई मुश्किल नहीं है, यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है। उनका कहना है कि सीट शेयरिंग का मसला जरूर है, लेकिन यह कोई मुश्किल नहीं है कि जिसे हल न किया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से फिर सवाल पूछा गया कि क्या आप सीट शेयरिंग को लेकर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानी दे सकती है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा के इंतखाबात हुए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी कश्मीर से तीनों की तीनों सीटें जीत ली थी, तो इस बार क्या आप कोई सीट कुर्बान करने के लिए तैयार है? उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस मीडिया नुमाइंदे से जवाब में कहा कि आपने ये सवाल ही पूछा क्यों है? हमें मसाइल हैं, लेकिन हम मसाइल को हल करना भी जानते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर और सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाते हैं। We have no problem. Omar has told you the other day. We have no problem at all The talks have begun? with the sharing of the seats. The talks have begun, sir? So it seems that National Conference is going to suffer more because you have won 3 seats in Kashmir, and if you have to go for the coalition, then you have to sacrifice at least 1 to 2 seats to other parties. Why? This will be dependent on when we talk to them, and I'm sure we'll sort this out. We have no difficulties sorting it out. None. We have never had them before. We'll not have them now. Sir, is National Conference ready to make sacrifices when it comes to the alliance? The question is, why do you ask such a question? Because you are from When the I've National said already to you that we are going to settle the things between us. No, just in राम सिर्फ उस मंदिर में बसता है? क्या राम का और कोई घर नहीं है? यहाँ जो राम के मंदिर हैं वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर हैं? राम हर जगह पे है, वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है। जिनको राम मंदिर का इन्विटेशन मिला है उन्होंने उसका स्वीकार भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उसको देखिए, राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे, वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? नाज़रीन, 5 के पंच में दूसरी अहम खबर, हम उस तालीम के मरकजी वजारत की जानब से उस फरमान का या उन गाइडलाइंस का जिक्र करेंगे जो मुल्क के कोचिंग सेंटर्स मालिकान के लिए रखी गई है। यानी 16 साल की उम्र से कम आप किसी भी बच्चे को, किसी भी तालिब इल्म को एनरोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर खुदकुशी के वाक़ात बढ़ रहे हैं और उसमें ऐसे कोचिंग सेंटर्स के अंदर इन बच्चों पर जो दबाव बढ़ रहा है, जो दावा किया गया है, उसकी वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। और इसमें यह भी कहा गया है इन गाइडलाइंस के अंदर कि कोई भी कोचिंग सेंटर का जो मालिक होगा या अथॉरिटीज होगी, उन्हें रजिस्टर होना होगा, और जो उन्हें कोचिंग सेंटर के अंदर फैसिलिटीज होंगी, चाहे मेस को लेकर, चाहे रहने की जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं उनको लेकर, तो उसमें उन्हें अपनी वेबसाइट बनानी होगी और वेबसाइट पे ये सारी चीजें डालनी होगी। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्हें कोई गैर जरूरी जहां सा टॉप करने की जो टॉपर्स हैं उस लिस्ट में अव्वल या दूसरे तीसरे नंबर पर आने के लिए बच्चों को या उनके वालिदैन को जांच से में नहीं लेना चाहिए, यह भी कहा गया है। लेकिन इस फैसले का इंपैक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह का पड़ेगा, यहां के कोचिंग सेंटर्स पे किस तरह का पड़ेगा, इस हवाले से हमने बात की है जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जो कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन है उसके साथ भी वाबस्ता है जी अनवार साहब। जी अनवार साहब से जब हमने ये बात पूछी कि आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अगरचे सरकार का पॉलिसी मैटर है तो इस पे हम ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। अलबत्ता कोचिंग सेंटर्स तभी हैं जब
अल्टरनेट सिस्टम यानी स्कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं है। अगर स्कूल सिस्टम एस्टैब्लिश्ड होता, बच्चे को स्कूल के अंदर बेहतर तालीम की फैसिलिटी दस्तयाब होती, तो फिर बच्चा कोचिंग सेंटर ऑप्ट क्यों करता। और जीएनवार का यह भी कहना है कि यह बच्चे का हक है कि वो तालीम कहां पर हासिल करे, यह उनके पेरेंट्स का हक है कि वो अपने बच्चे को कहां तालीम के हुसूल के लिए भेज दे। बहरहाल लुबी लबाब डॉक्टर जीएनवार का यह कहना था कि अगर आप कोचिंग सेंटर्स को बंद करते हैं तो आपने मुतबादिल तौर पर जो स्कूली निज़ाम है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो निज़ाम मजबूत और मुस्तकम होना चाहिए ताकि बच्चे को तालीम की कमी महसूस ना हो। वो स्कूल्स के अंदर अगर उन्हें दिया जाए तो फिर हम इस फैसले के साथ हैं। कहा यह कि इसमें जो कहा गया कि 16 साल तक बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा, सवाल यह है कि ये एक डिबेटेबल मामला है, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे की तालीम, ये राइट किसका है? इसके पेरेंट का है, ये बच्चे का राइट है। अगर हम बच्चे को कहेंगे कि आपको 16 साल तक कोचिंग सेंटर में नहीं जाना है, पहली बात यह राइट किसका है? अगर ये सरकार का राइट है, सरकार ने ऐलान किया, कानून बनाया, तो सरकार को देखना यह है कि क्या स्कूली निज़ाम इतना मजबूत है कि बच्चे को कोचिंग की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं फैक्ट कह रहा हूं, कल जब ये ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की बात होती, क्यों अक्सर, खासकर आप लोग क्यों अक्सर जो है ये क्वेश्चन करते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं हमसे कि आप सरकारी ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं या सरकारी ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं होते। वजह उसकी ये होती है कि जो ऑर्डर रीजनेबल नहीं होगा, जो लॉजिक ड्रिवन नहीं होगा, जो एविडेंस बेस्ड नहीं होगा, वो आराम से, आसानी से वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। डंडे के जोर पे कब तक ऑर्डर चलाएंगे? नाज़रीन, खुशक साली है और हम देख रहे हैं कि शहरी इलाके हों या जंगलात हो, आगजनी के वाक़ात बढ़ रहे हैं। कई सारे जंगलात राजौरी पूंछ से लेकर जम्मू कश्मीर तक हैं जो आगजनी से काफ़ी मुतासर हुए हैं, लेकिन इन आगजनी के मामलात पर काबू पाने के लिए अब महकमा जंगलात का जो प्रोटेक्शन फोर्स है वो भी मुतहरिक हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर पेट्रोलिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं पर आग तो नहीं लगी है, कहीं आग तो नहीं फैली है। न सिर्फ इतना बल्कि अब लोगों के लिए भी अवेयरनेस बढ़ा दी गई है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जंगलात पुलवामा के हैं और इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। आदिल शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ है, वो हमें बताएंगे कि ये जो पेट्रोलिंग चल रही है, आदिल ये कहां पे चल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आगजनी के वाक़ात काफी बढ़ रहे हैं। अब लोगों को भी मुतनबे किया जाता है कि वो जंगलात के नजदीक ना जाए, खासतौर पर उन लोगों को जो जंगलात के नजदीक रह रहे हैं। से वादी कश्मीर में कई महीने से खुशक साली चल रही है, जिसके वजह से हमने देखा कि जो कई अजला के अंदर जो ग्रीन बेल्ट है या जो फॉरेस्ट एरिया है उनमें आगजनी के कई मामला पेश आए हैं जिनमें काफ़ी नुकसान हुआ है ग्रीन बेल्ट को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो पुलवामा के जो फॉरेस्ट बेल्ट है, चाहे वो रंदियारा जो रोमशी रेंज है या धंगनार फॉरेस्ट है या जो पुलवामा के जो अपर बेल्ट कलर जो है या संगरवनी इलाका है, यहाँ पे जो महकमे जंगलात है या जो इनकी प्रोटेक्शन फोर्स है वो अब खुसूसी पेट्रोलिंग कर रहे हैं इन जंगलात के अंदर। साथ ही में जो यहाँ के मुकामी लोग हैं जो इन जंगलात के करीब रहते हैं उनको अब अवेयर किया जाता है कि फिलहाल आप जंगलात के अंदर ना जाए, अपनी एक्टिविटीज को जो है अपने वो महदूद रखें ताकि किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो पेश ना आए और इन जंगलात को हम महफूज रह सके। हमने कई बार भी देखा पुलवामा के अंदर जो रंगनार एरिया है या पुलवामा के सोवन एरिया है, वहाँ पे कुछ मामूली वाक़ात पेश आए थे आगजनी के जिन पे फौरी तौर काबू पाया गया। ताहम जो ग्रीन बेल्ट है पुलवामा का उनको महफूज रखने के लिए जो जंगलात है और प्रोटेक्शन फोर्स है उन्होंने खुसूसी यहाँ पे जो पेट्रोलिंग शुरू की है जंगलात के अंदर। जी हिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाहनवाज जानकारी देने के लिए। पुलवामा जंगलात के अंदर पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जंगलात के अंदर ना जाए और आगजनी के जो वाक़ात है या मामलात है उस पर नजर रखी जा रही है। महकमा जंगलात के जो प्रोटेक्शन फोर्स है उनकी जानिब से, ये तस्वीरों में आप खुद भी देख सकते हैं। नाज़रीन, रिवर जहलिम हो या चूंटकुल हो, और यहाँ पर जो काफ़ी वक्त से रह रहे हाउस बोट ऑनर्स हैं या हाउस बोट मालिकान हैं, उनकी एक फरियाद है। वो कहते हैं कि उनके हाउस बोट्स अब बोसीदा हो गए, वो रिनोवेट भी नहीं कर सकते हैं, अब वो काबिल काम भी नहीं है
वो बेकार बैठे हैं, अब उन्हें कोई काम भी नहीं है। इस वजह से उनके जो हाउस बोट्स हैं वो रहने के काबिल भी नहीं रहे। जब एक तरफ से ये हाउस बोट्स रहने के काबिल भी नहीं रहे हैं और उसके बाद आप इसको रिनोवेट भी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये मालिकान ये कहते हैं कि वो काफी मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से इन मालिकान का कहना है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए, जैसे रक्यारत के अंदर लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया था वैसे ही उन्हें भी रिहेबिलिटेट किया जाए। इस हवाले से फैसल रियाज हमें अपडेट करेंगे कि ऐसे लोगों की जो हाउस बोट ऑनर्स हैं जो कहते हैं कि खस्ता हालत है उनके हाउस बोट्स की, आखिर इनकी असल डिमांड क्या है? जी फैसल, क्या डिमांड है इनकी और सरकार के साथ अगर उन्होंने ये मामला उठाया तो फिर सरकार का रिस्पांस क्या रहा? देखिए हिलाल, बिल्कुल ये काफी टाइम से मसला चल रहा है, जब से जो चिनार बाग है या सूट को हम जिसे कहते हैं वो हाउस बोटों का एक हम कह सकते हैं एक बड़ा हिस्सा था जहां पे हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते थे। वो फेवरेट प्लेस थी टूरिज्म की। अब जैसे ही वो पूरी जो वो सूट कॉल है वो खस्ता हो गई, चिनार बाग खस्ता हो गया, तो उसके बाद टूरिस्ट ने वहां आना छोड़ दिया और उसके बाद जो है ये हाउस बोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाल हो गए। और इसके साथ साथ जो रिवर जेलम है वहां पे भी इसी तरीके से हालत होगी, वहां पे टूरिस्ट नहीं गए, वहां पे जो है कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया जिसके बाद टूरिस्ट को इन हाउस बोट में उतरने में मुश्किलात होती है और उस टाइम उस टाइप के क्वालिटी के हाउस बोट भी इन दोनों जगहों पे नहीं है। तो उसके बाद जो ये मालिकान है इनका मानना है कि हम अपना जो लाइसेंस है वो हम सरेंडर करने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि हमारी रिहेबिलिटेशन हो जिस तरीके से ऑलरेडी कुछ लोगों की तरफ में की गई है, लेकिन उन्होंने जमा किए करीबन 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके हाउस बोट बोसीदा हो गए, खत्म हो गए, कुछ लोगों के डूब भी गए। तो उन्होंने फाइल भी भेजी थी एलजीए, लेकिन एलजीए की तरफ से अभी उस पर कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि जो एलसीएम है वो इनको कह रहा है कि हम आपको जमीन देंगे, आप आए हमारे पास, लेकिन एलजीए को जो है एक एनओसी इशू करनी है, उसके बाद ही एलसीएम है उनको जो है वो लैंड प्रोवाइड करेगा। लेकिन पिछले 1 साल से लोग जो है वहां पे जो है ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, हाउस बोट एसोसिएशन जो है वो चक्कर काट रहे, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। आहिस्ता आहिस्ता जो है इन दोनों जगहों पर जो हाउस बोट खत्म हो रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने खुद भी कहा कि इस पे आप पाबंदी है, आप नया नहीं बना सकते, इसकी जो रिपेयरमेंट नहीं कर सकते। हालांकि लकड़ी का भी मसला था, सरकार ने कहा था कि हम सब्सिडाइज रेट्स पे आपको लकड़ी भी देंगे, लेकिन लकड़ी तब कारगर होगी जब हाईकोर्ट की तरफ से जो बैन लगाई गई है वो हटेगी। तो फिलहाल इन हाउस बोट का हम कह सकते हैं फ्यूचर जो है वो आइंदा दिनों में जो सरकार का कोई प्लान है इन्हें रिहेबिलिटेट करने का? अभी तक कोई कागज कहीं से, कोई फाइल कहीं से चल रही है कि जिससे कहा जा सकता है कि इन्हें रिहेबिलिटेट किया जा सकता है? देखिए सरकार के पास तो प्लान है जो पहले ही 2010 में रिहेबिलिटेशन प्लान बना है, जहां पे कई लोगों को डल से निकाला गया, फिर उनको रक्यारत में 5 मरला जमीन दिया गया, 7 लाख रुपए उनको दिया गया ताकि वो वहां पे मकान बना सके। तो इसी तरह पे ये लोग भी चाहते, ये नहीं चाहते हैं कि अब हम ये हाउस बोट का काम करें, क्योंकि इनके इलाकों में टूरिस्ट नहीं जाते, इनका रोजगार भी अब नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, हमें वो इसी जगह पे भेजिए। लेकिन अब एसडीए का बैरियर आ रहा है, जैसे एसडीए एनओसी इशू करेगा तो इसके बाद जो लेक एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इनको जमीन वहां पे अलॉट करेगी और इनको वहां पे रिहेबिलिटेट करेगी। लेकिन पिछले कई सालों से एसडीए में जो है इनकी फाइलें पड़ी हुई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई एसडीए की तरफ से नहीं की जा रही है। सरकार के पास इनका प्लान है लेकिन इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। अभी भी ये जो मालिकान है इन्हें काफी परेशानी का सामना है, लेकिन सरकार के पास का मामला है। सरकार कब उस प्लान को अमली जामा पहनाएगी वो देखने वाली बात होगी। डोडा के अंदर चोरी के वारदात काफी बढ़ रहे हैं। न सिर्फ चोरी के बल्कि किसी के पास भी अगर मोबाइल फोन होगा तो उसे स्नैच किया जाता है और इस तरह का वाक़ा रीसेंट पास्ट में भी यहां पर हुआ है। और एक शख्स से न सिर्फ 10,000 रुपए उसके छीने गए बल्कि उसका मोबाइल फोन भी छीना गया। इसके अलावा एक और शख्स से भी जो है इसी तरह की जरूरी चीजें जो है वो छीनी गई है। मिलाकर डोडा पुलिस के सामने जब ये शिकायत आ गई तो पुलिस ने फौरन से पेशतर इसमें एक टीम बनाई और पुलिस की उस टीम ने इस हवाले से टेक्निकल सबूत हासिल करके बाकी मामलात पर कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुलिस का दावा है कि ये दोनों चोर हैं, हालांकि नौजवान हैं, और पुलिस का कहना है कि उनके कब्जे से वो माल भी बरामद किया जा चुका है जो उन्होंने छीन लिया है। वसीम हमें डोडा से अभी अपडेट करेंगे क्योंकि वसीम से जानने की कोशिश करेंगे। वसीम, पुलिस का दावा है कि फौरन से पेशतर पुलिस की एक कार्रवाई हुई है और उनने ऐसे चोरों को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से जो सामान उनने चोरी किया था वो भी लिया है। तो क्या डोडा के अंदर इस तरह के वाक़ात बढ़ रहे हैं या कोई नया रुझान वहां पे ये शुरू हो चुका है चोरी के? देखिए, ये चोर जो पकड़े गए लगभग 5 चोर है और ये बहुत बड़े चोर है। आपको जानकारी हम देना चाहेंगे
कुछ दिन पहले इन लोगों पे एफआईआर लगी थी मोबाइल छीनने के हवाले से। अगर हम बात करें, मोबाइल लोगों को छीनते थे, पैसे लोगों को छीने थे, और बड़ी बात आपको ये बताना चाहूंगा, बैंक के बाहर ये लोग खड़े रहते थे, एटीएम्स के बाहर ये लोग खड़े रहते और बुजुर्ग लोगों को शिकार बनाते थे। ऑटो में कोई शख्स चढ़ता उसको ये शिकार बनाते थे। जब पुलिस के पास इस तरह की इत्तला मिली तो पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जो भी उनकी टेक्निकल टीम थी उनको उन्होंने पूरी बताया कि किस तरह से आपको काम करना है, और बहरहाल पुलिस जो है कामयाब हो गई। अभी तक 3 लोग एक बार पकड़े गए, यानी कि कल पकड़े गए, और 2 लोग आज फिर से पकड़ेंगे, वो अलग चोरी में पकड़े गए। जो 3 लोग पकड़े गए हैं, फिलहाल पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, उनकी एफआईआर काटी गई, और इससे पहले भी कई सारी एफआईआर उनको लगी है, उन पे काम किया गया है। लेकिन वसीम जानना चाहेंगे वजाहतन, जो चोरी ये करते थे तो क्या ये सिर्फ ये चोरी करते थे कि एक मोबाइल फोन ले जाते थे और फिर जो नकद कैश हुआ करता था सिर्फ वो स्नैच करते थे लोगों से? यही तरीका था इनका चोरी का, सभी का? देखिए, खाली इस तरह की चोरी नहीं करती है, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं। इनके पहले भी, अगर आप पिछले आंकड़ा हम बताएं इनका, तो पहले भी इनके एफआईआर कई सारी लगी है, इन पे कार्रवाई हुई है। उसके बाद ये फिर वहां से निकल के और इस तरह का काम करते थे। तो पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट आज दिया गया उसमें साफ तौर पे बताया गया, जो भी इस तरह का काम करेगा उनका जो यानी कि उनने जो जायदाद बनाई होगी, घर बनाया होगा, तो उसको भी सीज किया जाएगा, और फिलहाल इन लोगों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल पुलिस ने बताया कि आने वाले टाइम में जो भी इस तरह का काम करेगा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन लोगों के ऊपर लगेगा। और आज जो चोर पकड़े गए हैं उन्होंने बैटरी छोड़ी थी, लगभग 2 लोग वो भी हैं, उन पर भी तहकीकात जो है स्टार्ट कर दी गई है। एफआईआर उन लोगों पे भी लगा है, और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि जो भी इस तरह का काम करेंगे तो आने वाले टाइम में उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, जानकारी देने के लिए, अपडेट करने के लिए। डोडा के अंदर जो पिछले कुछ थोड़े ही वक्त में ये चोरी की वारदात हुई है, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई की है। 5 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कल 3 और आज भी 2 चोरों को हिरासत में लिया गया है, और उनके कब्जे से चोरी शुदा सामान को भी पुलिस ने जब्त किया हुआ है। तो नाज़रीन, 5 के पंच में आज बस इतना ही। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।